Hello student, welcome back. So now we'll be discussing about a few questions based on Prism which are very straightforward and simple question. So we shall start with simple question and maybe today or in the next session we'll take difficult questions related to Prism. Alright. Now this is based on the assumption कि जो भी मैंने इससे पहले आपको कराया था Prism के बारे में वो सारी चीज़ें आपने रिवाइज कर लिया बच्चों, अदरवाइज चैलेंजिंग होगा. ठीक है. सो अगर आप ये बिना रिवाइज करके वीडियो देखने जा रहे हो तो आई रिक्वेस्ट यू बच्चों कि आप अभी कभी इसको स्टॉप करके पहले वो रिवाइज कर लीजिए प्रिज्म की सारी बातें जो मैंने आपके साथ फर्स्ट या प्रिज्म की थियोरी के वक्त मैंने आपके साथ डिस्कस की थी. ठीक है. इफ़ यू हैव डन विद दैट सो अब हम MCQ स्टार्ट कर सकते हैं. आपको जो नोट्स अवेलेबल कराए गए हैं उसमें लेवल 1 में जो सबसे पहले क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29. मैं चाहता हूँ कि आप सब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए और पढ़े कि उसमें क्या दिया गया है. आई एम गोइंग टू टेक इजी क्वेश्चंस आई टोल्ड यू बिकॉज सबसे पहले आपको फॉर्मूले अच्छे करने हैं. सो 29 क्वेश्चन कह रहा है कि अ ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्रीज. रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म यानी A is 60 डिग्री gives minimum deviation of 30 degree. So delta minimum is 30 degree. So A is 60, delta minimum is 30. What is the refractive index of glass? आपको म्यू फाइंड करना है. चलो बच्चों सोचो, अगर आपने रिवाइज किया ना बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है. यस, ये किससे करेंगे? प्रिज्म फार्मूला से. सो प्रिज्म फार्मूला के हिसाब से म्यू की वैल्यू क्या थी? साइन ऑफ A डेल्टा मिनिमम, माफ कीजिए A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ A बाई 2. सो म्यू की वैल्यू क्या होगी? साइन ऑफ A प्लस डेल्टा मिनिमम, A is 60, डेल्टा मिनिमम 30 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन ऑफ A बाई 2. Sin of A by 2, A is 60 divided by 2. So 60 plus 30, 90 by 2, 45. So आपको मिलेगा sin 45 upon sin 30, है ना? Sin 45 gives you 1 by root 2 and sin 30 is half. So ये जो 2 डिनोमिनेटर में ऊपर जाकर 2 होगा, ऊपर 2 नीचे root 2, तो ऊपर root 2. This would be the answer. I know it's a very easy question, बट शुरुआत अगर आसान से करोगे तो फॉर्मूले रिवाइज होंगे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आप कर पाओगे. ठीक है. मोस्टली हर एंट्रेंस में प्रिज्म का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिलता है. ओके फाइन. क्वेश्चन नंबर 34 देखिए आप. क्वेश्चन नंबर 34. क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन जो है बच्चों वो क्या कह रहा है? A ray of light falls on a prism ABC, जिसका डायग्राम दिया गया है. A ray of light falls on a prism ABC and AB is equal to BC, यानी ये दोनों एंगल इक्वल है. तो ये 45. दिस वाज नॉट गिवन, ये डेटा से पता चला. AB और BC इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल है. सो बेसिकली राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है. मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए? म्यू मिनिमम आपको फाइंड करना है. और डायग्राम अगर आप देखोगे तो रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई है, यहाँ आई है और चली गई ऐसे. अगर आप ध्यान दो बच्चों, लाइट का यहाँ पर क्या हुआ है? अच्छा नहीं दिख रहा था, आप देख लो. यहाँ पर लाइट का क्या हुआ है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. और लाइट के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की कंडीशन क्या है? इट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. सो क्या ये जो रे ऑफ लाइट है वो प्रिज्म से बाहर जाने की कोशिश कर रही है? यस. सो इट इज ट्राइंग टू ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर. और अगर वो डेंसर से रेयर जाने की कोशिश कर रही है तो TIR हो सकता है, प्रोवाइडेड दिस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. अब बताइए, अगर ये एंगल 90 है, ये 45, ये 90 क्वेश्चन में ही दे रखा है ना, 90 डिग्री. सो ये 90 है, 45 तो ये 45 हुआ. बच्चों ध्यान दो, ये 45 तो ये भी एंगल 45 होगा. और TIR हो रहा है, यानी कि 45 डिग्री का जो एंगल है वो ग्रेटर देन क्या होगा? दिस विल बी ग्रेटर देन IC. 45 डिग्री का एंगल इज ग्रेटर देन IC. मैं ऐसे बोल सकता हूँ. सो IC इज ग्रेटर देन, सॉरी 45 डिग्री इज ग्रेटर देन IC, यानी कि 1 बाय, इफ आई टेक साइन ऑन बोथ द साइड, साइन IC विल बी ग्रेट, माफ कीजिए, एक्सक्यूज मी, साइन 45 शुड बी ग्रेटर देन साइन IC. साइन 45 1 बाय रूट 2 शुड बी ग्रेटर देन साइन IC. साइन IC 1 बाय म्यू होता है, यानी कि म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन रूट 2. सो ग्रेटर देन रूट 2 तो कम से कम कितना होना चाहिए? रूट 2 तो होना ही चाहिए. एंड आई थिंक रूट 2 इज वन ऑफ द ऑप्शन गिवन. इज दैट क्लियर? एक बार आप वापस से देख लो.
सरफेस ए बी पर लाइट का टी आर हो रहा है, और टी आर अगर हो रहा है तो एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. सो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए. सो 45 डिग्री मस्ट बी ग्रेटर देन आई सी, टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड्स. I hope this is clear to all of you. Now this was question number 34. Okay, now ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं. चलो जैसे क्वेश्चन नंबर 35 देखिए. 35 क्वेश्चन नंबर 35, 36 प्रैक्टिस के लिए सच में अच्छे क्वेश्चंस है. क्वेश्चन नंबर 35, 36 लेवल 1 के क्वेश्चन नंबर 35, 36. 35 वाला क्या कह रहा है? इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इज 40. एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इज 40 डिग्रीज. देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी. आर पूछा है बच्चों, छोटा बच्चा भी कर लेगा अगर फॉर्मूला आता है तो. मिनिमम डिविएशन में जब डेल्टा मिनिमम होगा तो आर तो a/2 होता है. सो 60/2 गिव्स यू 30. मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं आसान क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूले से यूज टू होना है पहले. अब क्वेश्चन नंबर 36 देखिए जरा. क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन ऑफ अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म. यानी वो बोल रहे कि एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन डेल्टा मिनिमम, द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन ऑफ अ प्रिज्म इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म. डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू ए एंड म्यू इज गिवन टू बी 1.5. फिर देन द एंगल ऑफ प्रिज्म इज, अच्छा आपको ए का वैल्यू फाइंड करना. चलो आप ध्यान से अपने लिए एक बार वापस से पढ़ लो. द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, माफ कीजिए, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म. देन द एंगल ऑफ प्रिज्म इज, सो मिनिमम डेविएशन का जो एंगल है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है, और प्रिज्म का म्यू आपको दे रखा है 1.5. चलो प्रिज्म फॉर्मूला क्या था? म्यू इज साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ऑफ a/2. सो ओके फाइन, जो क्वेश्चन की डेटा है उसको पहले लिखते हैं. साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम, सो डेल्टा मिनिमम भी तो ए है ना. सो ए प्लस a/2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a/2. तो ऊपर a प्लस ए 2a, 2a/2 यानी a. सो आपको न्यूमरेटर में क्या मिलेगा? साइन a डिवाइडेड बाई साइन a/2. अब बच्चों इसको डायरेक्ट सॉल्व करना पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे 2 थीटा वाला. साइन ऑफ 2 थीटा, इन केस अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे? आगे 2 तो लिखते ही है चाहे जो हो जाए, और अंदर के एंगल को हाफ करोगे. साइन थीटा कॉस थीटा. जैसा अगर ये मान लो कि साइन 4 थीटा होता तो आप क्या करते बच्चों? 2 तो पक्का लिखते, साइन 2 थीटा सॉरी 4 का हाफ 2 थीटा. ये 2 ऐसा नहीं कि अंदर 2 है तो 2 है, चाहे जो हो जाए 2 तो आना ही है. सो सोचो अगर ऐसा है साइन थीटा है, कोशिश कर बच्चा, तो 2 तो आना ही आना है. फिर ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. सर क्या किया? देख क्या किया, 2 तो लिखना ही था, इस एंगल को हाफ करके लिखते आप. वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों अब यहां देखो, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? म्यू विल बी इक्वल टू 2 तो लिखना ही है, साइन ऑफ a/2 एंगल को हाफ किया इंटू कॉस ऑफ a/2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a/2. देखा ना, ये रेशियो हट गया और एक सिंगल सा क्वांटिटी आ गई. साइन a/2 एलिमिनेट हुआ. नाउ म्यू इज गिवन एज 1.5. म्यू इज गिवन एज 1.5. 1.5 को आई राइट 3/2. सो 3/2 इज 2 इंटू कॉस ऑफ a/2, यानी कि 3/4 इज कॉस a/2. एंड मोस्टली अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चन में एंगल की वैल्यू वो देते हैं, एंड आई होप यहाँ दिया हुआ है 0.75 इज 41 डिग्रीज. ओके, यानी कि इसकी वैल्यू ये कॉस इनवर्स जब आप लोगे तो ये हो जाएगा 41 डिग्रीज इज a/2. तो a की वैल्यू हो जाएगी 82 डिग्रीज. आई थिंक इट इज वन ऑफ द ऑप्शन गिवन. फॉलोड एवरीवन? क्लियर है ये? 37 देखिए.
द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज 40 डिग्रीज, यानी ए का वैल्यू 40 है. A ray of light is incident at an angle of 38 degrees, I is 38, and passes in the minimum deviation position, then the angle of minimum deviation is. हाँ, ये भी easy और interesting है. 37 क्वेश्चन में बच्चों क्या कह रहे हैं वो, angle of prism is given to be 40 and angle of incidence is 38. मैं हूँ क्वेश्चन नंबर 37 पर बच्चों. 37 क्वेश्चन में angle of prism is given to be 40 and angle of incidence is given to be 38, और वो कह रहे हैं कि डेल्टा डेल्टा मिनिमम है. अब याद करो बच्चों, जब डेल्टा डेल्टा मिनिमम होता है सो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू होती है ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2. आपसे डेल्टा मिनिमम ही पूछा है. इट इज इजी, क्लिक नहीं होता है बच्चों, इसीलिए फॉर्मूला आना चाहिए. आई इज 38, ए इज 40, डेल्टा मिनिमम आई डोंट नो एज ऑफ नाउ. सो 2 into 38 gives you 76, करेक्ट. हाँ, is 40 plus delta minimum. So delta minimum would be 76 minus 40, 36 degree. That should be one of the option given. Yes, it is one of the option given. $38 बच्चों with different angles they have given, and I think आप वो try कर सकते हो. 38, 39 similar to what we discussed just now. आप खुद से try कर सकते हैं. फोर्टी आप थियोरेटिकली कर सकते हो, 41 कर सकते हो आप. उसके बाद के क्वेश्चन में डिस्पर्शन है जो फिलहाल हमने नहीं किया है. अब सीधे हम लेवल 2 पर आ जाते हैं बच्चों. कुछ और क्वेश्चंस जो रिलेटेड टू प्रिज्म है एंड दैट वी शुड डिस्कस. लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 10, लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, सॉरी 13, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं एंड ये मैं होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए. क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 लेवल 2 से आप निकाल सकते हो. ओके, सो अभी जो अगला क्वेश्चन है बेस्ड ऑन प्रिज्म, वो ऐसा है बच्चों की द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज ए एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉट ऑफ ए बाई 2. वी आर बीन आस्क्ड टू फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. आपको डेल्टा एम की वैल्यू फाइंड करनी है. फाइंड करनी इन द सेंस देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन एंड दीज ऑप्शंस, लेट मी गिव दीज ऑप्शंस आर इन टर्म्स ऑफ okay, so the first option is 180 degree minus 3a, 180 degree minus 2a. Third option is 90 minus a, and fourth option is 180 plus 2a. Okay, so you need to find angle of minimum deviation out of these 4 options. So refracting angle of prism is a. So basically a का वैल्यू इज गिवन, बराबर, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू का वैल्यू इज कॉट ऑफ a बाई 2. अच्छा बच्चों, कॉट ऑफ a बाई 2 को जरूरत पड़ने पर हम कॉस ऑफ a बाई 2 अपॉन साइन ऑफ a बाई 2 लिख सकते हैं. यस और नो, बिकॉज कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ tan, करेक्ट. सो नाउ इफ यू लुक एट द ऑप्शन, ऑप्शन में सारे वैल्यूज a के टर्म में, यानी आपका आंसर a के टर्म में आना चाहिए. ठीक है ना. चलिए, सो अब इन सारी डेटा को अगर मैं ध्यान से देखूं, सो मिनिमम डिविएशन है, म्यू है और ए है. इन सबको रिलेट करने वाला एक ही फॉर्मूला है. यस, वेरी गुड, प्रिज्म फॉर्मूला. म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2. अगला स्टेप खुद ब खुद आपको स्ट्राइक हो जाएगा कि हाँ सर, वो जो म्यू है उसको ये सब्स्टिट्यूट कर दो आप. चलिए वो करते हैं. सो अगर हम ऐसा करें तो क्या मिलेगा आपको, cos of a by 2 upon sin of a by 2 is equal to sin of a plus delta minimum by 2 divided by sin of a by 2. So डिनोमिनेटर वाला पार्ट दोनों तरफ से हट गया, तो आपको मिल रहा है cos of a by 2 equal to sin of a plus delta m by 2. सो बेहतर होगा कि हम cos थीटा को sin थीटा के टर्म में रिप्लेस कर ले, है ना. सो cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा आपको एक रिजल्ट याद है कि cos थीटा को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा. व्हाट इज cos थीटा, वी कैन से इट इज sin 90 माइनस थीटा. सो अगर आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको cos ऑफ a बाई 2 को लिखा जा सकता है sin ऑफ 90 माइनस a बाई 2.
इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। और अब आप दोनों तरफ अगर इनवर्स लेंगे, कॉस थीटा को आपने साइन के टर्म में लिख दिया, सो इनवर्स लेंगे अगर आप, तो आपको मिलेगा 90 माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू ए बाई 2 प्लस डेल्टा एम बाई 2। मैंने इनवर्स के साथ साथ 2 को स्प्लिट करके लिखा, सो माइनस ए बाई 2 उधर जाकर प्लस ए बाई 2, या इसको आप इस तरफ ले आइए तो 90 माइनस दिस विल बी ए बाई 2 माइनस ए बाई 2, दैट इज 2a बाई 2, यानी 90 माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई 2। अब बहुत बार बच्चों क्या होता है पता है, जैसे आपको 90 माइनस ए दिखता है आपको लगता है सी आंसर है, पर आप ये भूल रहे हो कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में 2 है वो जब इस तरफ जाएगा, सो द होल अरेंजमेंट इटसेल्फ, यानी कि आंसर ही चेंज हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन इज 180 माइनस 2a। सो मिनिमम डेविएशन इस केस में होगा 180 माइनस 2a। आई होप यू क्लियर। इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जिसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करके वी गॉट दी आंसर। सो इफ यू वांट यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि a beam of monochromatic light is incident on one face of a equilateral prism and the angle of incidence is 55 degree। मतलब एक इक्विलैटरल प्रिज्म है, इक्विलैटरल यानी ये एंगल 60 है, इस पर एक रे ऑफ लाइट 55 डिग्री पर इंसिडेंट हुई है, ठीक है। आगे इफ द एंगल ऑफ एमर्जेंस इज 46 डिग्रीज, सो ये जब रिफ्रैक्ट होकर के एमर्ज जब करती है ये, सो एंगल ऑफ एमर्जेंस उस वक्त है 46 डिग्रीज। आपसे पूछा गया है व्हाट इज वैल्यू ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, देन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम आपसे पूछा है। इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक होती है बच्चों, उस पर जरा आप ध्यान दो। सो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमको आई की वैल्यू पता है, हमको ई की वैल्यू पता है, हमको ए की वैल्यू पता है, डेल्टा मिनिमम पूछा है। सो वो इस तरीके से करते हैं, ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई, so delta will be I plus E minus A, so I का value is 55, E का value 46 minus 60, so 55 46 gives you 101 minus 60 आपको देगा 41। so आपको लगता है ये आंसर आ चुका है डेल्टा मिनिमम का। और एक ऑप्शन ये भी होगा डेल्टा मिनिमम इज 41। हाँ, अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है बच्चों, सो इस फॉर्मूला में डेल्टा तो एंगल ऑफ डेविएशन है, डेल्टा थोड़े ना मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, जबकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो सर आपको कैसे पता चला ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन नहीं है? याद कर, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कब होगा, जब आई और ई दोनों इक्वल होंगे। यहां पर आई की वैल्यू क्या है 55, whereas the value of e is 46, so your value of I and value of e are not same. As I is not equal to e, can we say that this delta is not equal to delta minimum? मतलब ये तो पक्का है कि डेल्टा मिनिमम 40 नहीं है, यानी कि और कोई वैल्यू ऑफ डेल्टा होगी। सो इसका मतलब डेल्टा मिनिमम की वैल्यू क्या आएगी, 41 से ज्यादा या 41 से भी कम। सोचो जरा, ये कोई तो एंगल ऑफ डिविएशन है जिसकी वैल्यू 41 है। मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन मतलब एंगल ऑफ डिविएशन की सबसे छोटी वैल्यू। सो अगर एंगल ऑफ डिविएशन यू आर गेटिंग इट इज 41, यानी मिनिमम एंगल इससे भी छोटा होगा। सो द 4 ऑप्शन दैट वर गिवन वर, फर्स्ट ऑप्शन 41 था, सेकेंड ऑप्शन ग्रेटर देन 41 था, थर्ड ऑप्शन लेस देन 41 था, एंड फोर्थ ऑप्शन वाज ग्रेटर देन 47 डिग्री। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दे गॉट इट 47, बट ऐसा ऑप्शन है। सो ये तो एंगल ऑफ डेविएशन है, मिनिमम तो इससे छोटा होगा, तो इनमें से सबसे राइट आंसर क्या होगा, लेस देन 41। योर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन शुड बी लेस देन 41 डिग्रीज। Is that clear? It's a very easy question. पर हम ये 41 को देखकर फंस जाते हैं। क्या 41 मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है? No. It is any value of angle of deviation. So how did you come to know that this is not the minimum angle of deviation condition? For minimum angle of deviation, your angle of incidence should be equal to angle of emergence. Your angle of incidence is 45 and angle of emergence is 46, and these two are not equal. And hence I can conclude this is not the minimum value. यानी angle of deviation की minimum value इससे भी छोटी होगी। Clear? Pause the screen and note this question also.
Alright, now we shall discuss a really very important question. I think ये recent के किसी पेपर से ही है. Okay? बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है. मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं. ओके, एंड देन आप लोग ट्राई करना. अ प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ √2 एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री. एक प्रिज्म है बच्चों जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, यानी इसका म्यू इज √2 और इसका रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री है. आगे कह रहे हैं इसका वन ऑफ द सर्फेस इज पॉलिश्ड, अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द अदर रिफ्रैक्टिंग सर्फेस. ओके, सो अगर ये रिफ्रैक्टिंग एंगल है बच्चों, ध्यान दो, अगर ये रिफ्रैक्टिंग एंगल है तो ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस है, याद है, ये दोनों बन जाएंगे रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस. अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस में से किसी एक को आपने सिल्वर किया, यानी मिरर बनाया. मिरर आपको याद है ये प्लेन सर्फेसेस थे. प्रिज्म में जो दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस है वो प्लेन सर्फेसेस है. सो अगर ये प्लेन सर्फेसेस है तो अगर आप इसको सिल्वर करोगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, स्फेरिकल मिरर या प्लेन मिरर. शाबाश, प्लेन सरफेस प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा. क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस सच दैट द रे ऑफ लाइट विल रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर. मतलब पहले वाले सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या होगी. What will be angle of incidence on the first surface so that light retraces its path from the mirror? And that is the reason why day 1 से मैं आपको कह रहा हूं बच्चों कि सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज किया करो. अगर आपको याद है तो मुझे बताओ, प्लेन मिरर के केस में पाथ रिट्रेस लाइट कब करती है. फर्स्ट लेक्चर आई गेस. बोलो, लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कब करेगी. लाइट अपने पाथ को रिट्रेस तब करती है व्हेन लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर. नॉर्मल इंसिडेंस का केस. सो अगर आपको चाहिए कि प्लेन मिरर से लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करे, यानी आप ऐसा चाहोगे बच्चों कि इस सरफेस के ऊपर यानी इस मिरर के ऊपर लाइट नॉर्मल इंसिडेंस हो. सो अगर मैं यहां एक नॉर्मल ड्रॉ करूं इस सरफेस पर, ओके, सो ये नॉर्मल, तो ये रिफ्रैक्टेड रे कुछ इस तरीके से इंसिडेंट होगी. नाउ इफ यू कैन रिकॉल, जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है, यानी कि यहां पर इस वाले सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, 0. बट अगर आप प्रिज्म की थियरी को रिकॉल करते हो बच्चों, ध्यान दो बच्चों, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एमर्जेंट रे, तो सेकेंड सरफेस पर जो एंगल होता है उसको हम लोग R2 लिखते हैं. याद आ रहा है, सेकेंड सरफेस का एंगल वाज R2. सो अगर लाइट सेकेंड सरफेस पर नॉर्मल इंसिडेंस हो रही है तो क्या मैं कह सकता हूं बच्चों कि इस ऐसा होने के लिए value of R2 should be 0 because angle of incidence at the second surface 0 होगा, तभी ray of light second surface पर normal incidence होगी. So normal incidence में I0, second surface का I is nothing but R2. So I0 यानी कौन 0, R2. What was A? A is nothing but R1 plus R2. Quick, so A will be equal to R1. thus कहने से R1 is equal to A is equal to 30 degree. So इससे फायदा क्या हुआ, फायदा है ना बच्चों. अगर आपको फर्स्ट सरफेस का एंगल पता चल गया R1 की वैल्यू 30 है, क्या हम फर्स्ट सरफेस पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें. सो इफ यू अप्लाई स्नेल्स लॉ एट द फर्स्ट सरफेस, अगर आप पहले सरफेस पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे सो क्या मिलेगा. इफ यू अप्लाई स्नेल्स लॉ एट द फर्स्ट सरफेस, 1 into sin I, म्यू into sin थीटा इज कांस्टेंट, ये अपना स्नेल्स लॉ है. सो 1 into sin I शुड बी इक्वल टू वहां का म्यू √2 जो उन्होंने दे रखा है इंटू वहां का एंगल साइन R1. तो मुझे मिलेगा साइन I इज इक्वल्स टू, बोलिए, √2 इंटू साइन R1. R1 30, सो साइन 30 इज हाफ. ऊपर √2 नीचे 2 तो नीचे √2. सो दस आई गेट साइन I विल बी इक्वल टू 1/√2, यानी कि I का वैल्यू 45 डिग्री होगा. सो योर एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 45. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्या था क्वेश्चन. एक प्रिज्म है जिसका एंगल 30 है, इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है. दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में से किसी एक को मिरर बना दिया. प्रिज्म के जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं वो प्लेन होते हैं, सो मिरर भी कैसा बनेगा, प्लेन मिरर. उनको चाहिए कि लाइट सेकेंड सरफेस से अपने पाथ को रिट्रेस करे. पाथ को रिट्रेस करने के लिए लाइट मिरर पर नॉर्मल इंसिडेंस होनी चाहिए, यानी इस सरफेस पर लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होगी.
जब लाइट नॉर्मल इंसिडेंस होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस उस सरफेस पे जीरो होगा। पर हमने प्रिज्म की थियरी में पढ़ा है कि सेकेंड सरफेस का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो बेसिकली R2 है, यानी कि R2 जीरो होगा। अब बच्चों अगर R2 जीरो तो A R1 के बराबर, यानी R1 30 डिग्री हुआ इस क्वेश्चन में। अब अगर R1 मिल गया आपको तो फर्स्ट सरफेस पर इफ आई अप्लाई स्नेल्स लॉ 1 into sin I will be √2 into sin R1 and thus you get I equal to 45। इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना बच्चों। लाइट का पाथ मिरर से मतलब प्रिज्म के एक सरफेस से रिट्रेस कराना है। पॉज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन क्विकली। ओके, अगर आपने नोट कर लिया तो मैं एक सिमिलर क्वेश्चन आपको देता हूं, आप प्लीज उसको ट्राई कीजिए। सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ इसमें डेटा वेरिएबल्स के टर्म में है। एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए एंड वन ऑफ द सरफेस इज सिल्वर्ड। सो हमारे पास एक प्रिज्म है या प्रिज्म है, जैसे भी आप कहते हो, इसका एंगल ए है एंड वन ऑफ द सरफेस इज सिल्वर्ड, वन ऑफ द सरफेस इज सिल्वर्ड। लाइट फॉल्स एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a ऑन द फर्स्ट सरफेस। ओके, अगर मैं फर्स्ट सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करूं, फर्स्ट सरफेस पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल है। सो इस सरफेस पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है रे का वो 2a है, I इज इक्वल टू 2a दे रखा है। अब आपसे पूछा गया है ऑन फर्स्ट सरफेस रिटर्न्स बैक थ्रू द सेम पाथ आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन एट द सिल्वर्ड सरफेस, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी इसके पहले क्वेश्चन का उल्टा हो गया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाज गिवन और आपसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा था। ये वाले क्वेश्चन में बच्चों आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। ट्राई करोगे आप? हाँ, चलो सोचो कैसे करेंगे जल्दी से। वेरी गुड। सबसे पहले तो लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कब करेगी? जब सेकेंड सरफेस पर लाइट नॉर्मल इंसिडेंस होगी, यानी I जीरो। सेकेंड सरफेस का I यानी कि R2 क्या होना चाहिए? जीरो। R2 जीरो होने के लिए A जो कि R1 प्लस R2 है, अगर R2 जीरो तो A विल बी इक्वल टू R1, यानी कि R1 की वैल्यू A के बराबर है। बराबर है। एक बार R1 आ गया तो आप क्या अप्लाई करोगे? स्नेल्स लॉ। सो फर्स्ट सरफेस पे अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूं सो मुझे क्या मिलेगा? 1 इंटू साइन I इज म्यू इंटू साइन R1। साइन I का वैल्यू 2a है, कहां से लाया? क्वेश्चन में दिया है, इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। R1 I सॉल्व एंड आई गॉट इट एज A। अब प्रॉब्लम क्या बच्चों? इस तरफ साइन 2a, इस तरफ साइन A, सो हाफ एंगल की प्रॉपर्टी। सर क्या था हाफ एंगल का प्रॉपर्टी? चलो रिवाइज। साइन ऑफ 2 थीटा इज 2 टाइम्स ऑफ साइन इस एंगल का हाफ थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, एक प्रैक्टिस के लिए साइन 4 थीटा। अब ये 4 तो यहां 4 नहीं है, यहां हमेशा ये 2 आएगा, एंगल हाफ होगा। ओके स्टूडेंट्स, फाइन। सो साइन 2a को आई राइट 2 साइन a इंटू कॉस a इज म्यू इंटू साइन a। चलो दोनों तरफ से क्या घर चला गया? साइन a, thus we get mu equal to twice of cos a. It is one of the option given. It is one of the option given. Has everyone understood it? क्या ये सबको समझ में आया? पक्का 100% श्योर? ओके। सो ये दो क्वेश्चन हमने वो वाले कर लिए जिसमें प्रिज्म के अंदर हम मिरर का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, मतलब रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और प्रिज्म तीनों कंबाइन कर रहे हैं। देख, दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ये प्रिज्म के फॉर्मूले है, और रिफ्लेक्शन का ये कॉन्सेप्ट है। कॉपी इट। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। ओके, चलिए। सो स्क्रीन को पॉज करके आई होप आपने सबने कॉपी कर ली। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों। अच्छा, इसको अटेम्प्ट करने से पहले मैं आपको एक बात रिकॉल करना चाहूंगा ताकि आपको इजी लगे कि याद है हमने डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ किया था। सो उसमें हमने पढ़ा था कि किसी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, माफ कीजिए, किसी एक एंगल ऑफ डेविएशन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल है। याद है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा? याद है मैंने ये कहा था, अगर दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सेम डेविएशन आता है तो दो में से जब एक को आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कंसिडर करोगे
तो सेकेंड एंगल किसकी तरह एक्ट करेगा? एंगल ऑफ इमर्जेंस। यहां पर अगर आई इक्वल टू I2 है तो E इक्वल्स टू I1 हो जाएगा। क्लियर? ओके, अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। बहुत सिंपल येट वेरी इंपॉर्टेंट। अ प्रिज्म ऑफ एंगल 60 डिग्रीज, प्रिज्म ऑफ एंगल 60 डिग्रीज deviates ray of light, deviates ray of light, deviates ray of light through 32 degree. So deviate यानी angle of deviation 32 degree दिया for two angle of incidence differing by 12 degrees. सोचो इसके बारे में। एक प्रिज्म है जिसका एंगल 60 है, वो एंगल ऑफ डेविएशन 32 डिग्री दे रहा है। दो ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जिनका डिफरेंस 12 है, मतलब आई गेट सेम वैल्यू ऑफ डेल्टा फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस जिनका वैल्यू 12 से डिफर कर रहा है, यानी उनका डिफरेंस 12 है। यानी क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, वो ऐसा बोल रहे हैं कि एक अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 है, इन दोनों का डिफरेंस 12 डिग्री है और इन दोनों के लिए ही डिविएशन कितना आ रहा है? 32। आपसे पूछा गया फाइंड द टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपको I की दो वैल्यू फाइंड करनी है, यानी I1 और I2 फाइंड करना है। अब अगर आप समझदार हो, जो कि आप हो, ऐसा मेरा असम्पशन है, 30 सेकेंड दे रहा हूं, सोचो। लाइव 30 सेकेंड दे रहा हूं, सोचो। डेल्टा 32 आ रहा है इन दोनों एंगल्स के लिए, तो उन दोनों एंगल की वैल्यू क्या होगी? कुछ क्लिक हो रहा है? सेम डेल्टा दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए मिलता है। अगर एक को आप एंगल ऑफ इंसिडेंस लोगे तो जो दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसकी तरह एक्ट करेगा? एंगल ऑफ इमर्जेंस की तरह। यानी जब I को हम I1 लेंगे, मतलब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को I1 कंसिडर करूं तो जो I2 होगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा? यस, एंगल ऑफ इमर्जेंस की तरह एक्ट करेगा। सो मेरे बच्चों, मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे पास दो अननोन है? और सिंपल मैथ्स क्या कहता है, अगर दो अननोन है तो उनको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। सो एक इक्वेशन तो आपके सामने है, I1 माइनस I2 इक्वल टू 12। एक और इक्वेशन में A और डेल्टा से लेके आ सकता हूं। कौन सा सर? ये वाला देखो, A प्लस डेल्टा वॉज I प्लस E। याद कर, याद है? अब ये जो E है, जब एंगल ऑफ, अगर मैं ऐसा लिखूं A प्लस डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस चमत्कार, कैसे सर? थोड़ी देर पहले मैंने कहा अगर वी गेट सेम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर टू डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, उनमें से अगर आप एक को एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लोगे तो जो दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू है वो उसके लिए किसका रोल प्ले करेगा? एंगल ऑफ इमर्जेंस का। यानी अगर मैं I को I1 ले रहा हूं, उस I1 के लिए एंगल ऑफ इमर्जेंस कौन बन जाएगा? I2। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाट इज वैल्यू ऑफ A? 60 डिग्रीज। व्हाट इज वैल्यू ऑफ डेल्टा? 32 डिग्रीज। विल बी I1 plus I2। So what do I get? I get I1 plus I2 as 92. Equation number 2. This was my equation number 1. I have got two equations. Solve them simultaneously and you should get the answer. चलो मैं कर लेता हूँ। ये हो जाएगा I1 minus I2 as 12। दोनों इक्वेशन ऐड करोगे तो I2 एलिमिनेट हुआ, 2I1 92 plus 12 gives you 104. I guess I am correct, which I am. So I1 will be equal to 52 degrees. करेक्ट? अगर I1 52 डिग्रीज आ रहा है, सो I2 की वैल्यू क्या होगी? ऐसे नंबर जिनका एडिशन 92 यानी 40 होना चाहिए। सो वो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है? 52 एंड 40 डिग्रीज, जहां पर एंगल ऑफ डेविएशन 32 है। फॉलोड? क्लियर? एनी डाउट? अंडरस्टूड? सो दिस वर फ्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ऑफ कोर्स मिरर वाला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग था। ऐसे एक दो क्वेश्चन और है बच्चों जो थोड़े स्टैंडर्ड से हटके है, एंड आई थिंक वी शुड डिस्कस दिस क्वेश्चंस। क्लियर? प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड कॉपी इट डाउन क्विकली। ओके, देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन कैसा है, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये लॉजिकल है, इसमें रीजनिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, पता है कि हमारे पास एक प्रिज्म है, ठीक है ना? आई नेम इट एज PQR, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है PQR। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड आउट कंडीशन बिटवीन A एंड IC सच दैट रे विल ऑलवेज अंडरगो TIR एट PR। या फिर आपको रिलेशन बताना है बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म
एंड क्रिटिकल एंगल, या तो आप म्यू के साथ भी रिलेशन निकाल सकते हो. सो फाइंड रिलेशन बिटवीन म्यू एंड ए सच दैट लाइट विल नेवर emerge from the surface PR. लाइट PR से कभी भी बाहर नहीं जानी चाहिए. इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ नो एमर्जेंस. कंडीशन ऑफ नो एमर्जेंस मतलब चाहे जो हो जाए PR से लाइट बाहर नहीं जानी चाहिए. PR से, QR से कि उसके बारे में मुझे सोचना नहीं है. ऐसा डाउट आना चाहिए, आता नहीं वो अलग बात है. सो PR से लाइट बाहर नहीं जानी चाहिए चाहे जो हो जाए. यानी PR पर क्या होना चाहिए? लाइट बाहर नहीं जानी चाहिए, मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होना चाहिए. यानी कि क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्शन. कैसे करेंगे फिर बच्चों बताओ? हाँ, बिना सिल्वर किया. अभी आपने सिल्वर वाला क्वेश्चन कर रखा है तो आपको पता चल जाएगा. अगर मैं इसको मिरर बना दूं तो लाइट रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी. बिना सिल्वर किए करना है. सोचा अच्छा, बट दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द ऑप्शंस. ओके, रेडी आप? चल, कैसे सोचेंगे सब लोग ध्यान देना बच्चों. ये मान लीजिए एक इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लीजिए R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2. चाहे जो हो जाए लाइट PR से बाहर नहीं जाना चाहिए. इसका मतलब एट PR TIR शुड टेक प्लेस. एक्सक्यूज मी. सो एट PR TIR शुड टेक प्लेस. इस डायग्राम में या हमेशा ना कभी भी लाइट बाहर नहीं जानी चाहिए. सो एट PR TIR शुड टेक प्लेस. TIR स्टैंड्स फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ऑलवेज इस कंडीशन के लिए. इसका मतलब क्या हो बच्चों? TIR होने के लिए जो R2 का वैल्यू है ड्यूएगे वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या थी बच्चों? लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, वो तो हो रहा है. एंड दूसरी कंडीशन क्या थी? एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. सो R2 शुड बी ग्रेटर देन IC. हमेशा कब होगा? हमेशा, चाहे जो हो जाए. R2 शुड बी ग्रेटर देन IC होना चाहिए कि R2 की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो भी IC से बड़ी होनी चाहिए. यहां पे आपको लॉजिकल सोचना पड़ेगा. एक्सक्यूज मी. R2 ग्रेटर देन IC, वो तो इस डायग्राम के लिए हमेशा, मतलब यहां पर जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आएगी, जो भी, यानी वॉट एवर मे बी वैल्यू ऑफ R2, आपको I चेंज करोगे तो R1 चेंज होगा, अकॉर्डिंगली R2 चेंज होगा. चाहे जो R2 आ जाए वो IC से बड़ा होना चाहिए. यानी R2 की सबसे छोटी वैल्यू भी IC से बड़ी होनी चाहिए. अच्छा, अब R2 कैसे फाइंड करते हैं? बट वी नो दैट A is nothing but R1 plus R2. So can we not say R2 is A minus R1? So R2 मिनिमम कब होगा? सोच, R2 मिनिमम कब होगा? जब आप A में से R1 को सबट्रैक्ट करोगे तो R2 मिलेगा. सो R2 छोटा सा छोटा होने के लिए R1 बड़े से बड़ा होना चाहिए. सो A को छोटा कर दो. याद रख, जब एक बार प्रिज्म बन जाएगा तो A चेंज नहीं होता है. डोंट फॉरगेट इट. सो R2 मिनिमम कब होगा? जब आप A में से ज्यादा सबट्रैक्ट करोगे. सो मैं लिखूंगा A माइनस R1 मैक्सिमम. ओके, वापस है ना, रिवीजन की जरूरत है यहां पर. एक्सक्यूज मी. PR से लाइट बाहर नहीं जानी चाहिए, मतलब PR पे TIR होना चाहिए. TIR होने की कंडीशन है कि वहां का एंगल IC से बड़ा होना चाहिए. वहां का एंगल कि वहां का हर एंगल, वहां का हर एक एंगल. सो R2 मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन IC. सो मैं R2 की तरफ चला गया. अब R2 इज A माइनस R1. ये मिनिमम कब होगा? जब ये बहुत ज्यादा होगा. सो आई गॉट R2 मिनिमम इज इक्वल टू A माइनस R1 मैक्सिमम. R1 मैक्सिमम कब होगा सर? वो तो सोचने वाली बात है बच्चों, वो डिस्कशन की बात है. अच्छा, यहां पर आ जा. हाँ, बाय स्नेल्स लॉ I am talking at surface at PQ. At PQ, if we apply Snell's law, अपना Snell's law 1 into sin I, correct, should be equal to mu into sin R1. So sin R1 की वैल्यू क्या है बच्चों? जल्दी बताओ, चलो फटाफट. sin I डिवाइडेड बाय म्यू. एक बार प्रिज्म बन जाएगा बच्चों तो म्यू भी चेंज होने वाला नहीं है. मटेरियल का म्यू इज फिक्स्ड. सो अब आपको R1 मैक्सिमम करना है. R1 मैक्सिमम होने के लिए, फॉर R1 टू बी R1 मैक्सिमम, बोलो क्या होगा? I शुड बी
मैक्सिमम, और एंगल ऑफ इंसिडेंस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, π/2। गया ना ऊपर से, लगा ही मुझे। ये मैक्सिमम कब होगा, तो मैं यहां तक आया, यहां तक साथ में थे। अब सोच, ये R1 मैक्सिमम कब होगा, जब साइन R1 मैक्सिमम होगा। साइन R1 मैक्सिमम कब होगा, जब साइन I मैक्सिमम होगा। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है जब थीटा की वैल्यू 90 होती है। तो सर आप R1 को 90 क्यों नहीं लिखते? अरे बाबा, R1 हम चेंज नहीं करते, हम I को चेंज करते तो R1 चेंज होता है, समझा? इसलिए I की वो वैल्यू फाइंड कर जब R1 सबसे ज्यादा मिलेगा। सो साइन R1 मैक्सिमम होने के लिए साइन I मैक्सिमम होना चाहिए। साइन की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलती है आपको, वो कब, जब एंगल 90 होगा, यानी I π/2 होना चाहिए। ओके, अब क्या मिला, सुनो इधर। अगर मैं यहां पर I की जगह पे इन प्लेस ऑफ I इफ आई राइट 90, तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, दिस विल बी 1, सो ये 1/μ आएगा, यानी साइन R1 विल बी 1/μ। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो। सो हम क्या करते हैं बच्चों, पता है, R1 मैक्सिमम होने के लिए I मैक्सिमम वैल्यू π/2, ये यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करें। सो इफ आई पुट इट हियर, ओके, थोड़ा सा स्पेस कंस्ट्रेंट है बच्चों, सो लेट मी जस्ट फिट इनटू दिस, ओके, ध्यान दीजिए आप। सो अब अगर मैं यहां लिखूं R1 साइन R1 मैक्सिमम का वैल्यू 1/μ आ रहा है, बट साइन IC इज 1/μ। इन दोनों को कंपेयर करो तो आपको मिलेगा R1 का मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू IC। फिर से आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू सो इजी। R1 मैक्सिमम, अच्छा ये देख, R2 शुड बी ग्रेटर देन IC। हमेशा होने के लिए R2 की हर एक वैल्यू IC से बड़ी, यानी R2 की सबसे छोटी वैल्यू भी IC से बड़ी होनी चाहिए। R2 की सबसे छोटी वैल्यू कब मिलेगी, जब R1 सबसे बड़ा। तो R1 की वैल्यू फाइंड करने गए हम, R1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आई अप्लाइड स्नेल्स लॉ, तो देखा साइन R1 साइन I/μ है। सो ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये 1 होगा, ये 1 होगा, यानी कि ये 1/μ होगा। तो साइन R1 विल बी 1/μ, बट साइन IC 1/μ होता है, यानी कि आपका R1 मैक्स किसके बराबर है, IC के बराबर है। सो अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं R2 मिनिमम एक्सक्यूज मी इज A माइनस IC, और अगर बच्चों में यहां सब्स्टिट्यूट कर तो मुझे क्या मिलेगा, thus if I substitute this here, what do I get, R2 minimum, यानी A minus IC should be greater than IC, so A should be greater than 2IC। ये हो गया रिलेशन बिटवीन A एंड IC। A और म्यू के बीच का भी रिलेशन पूछा जा सकता है, ऐसा लिख सकते हैं A/2 should be greater than IC। Take sign on both the sides, sin of A/2 should be greater than sin IC। अब sin IC को हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बोलो, हाँ, in terms of mu 1/μ, so I would say that mu must be greater than 1 upon sin of A/2, and the sin of A/2 can be written as cosec of A/2, so mu must be greater than cosec of A/2। so क्या क्या रिलेशन मेरे बच्चों को याद रखना, A must be greater than 2IC and mu must be greater than cosec of A/2। कब, चाहे जो जाए, लाइट PR से बाहर नहीं जानी चाहिए, लाइट शुड नॉट एमर्ज फ्रॉम द सरफेस PR, दिस इज कंडीशन ऑफ नो एमर्जेंस। ये समझने के बाद आई वुड रिक्वेस्ट आप इसको बाय हार्ट कर लें, एंगल ऑफ प्रिज्म मस्ट बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म should be greater than cosec of A/2। Please pause the screen and copy it down।